नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 7th का साइंस का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो ये पहला चैप्टर होगा साइंस का, जिसमें हमें पढ़ना है जल और जंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जल और जंगल के बारे में। और क्लास 7th के साइंस का बुक जो है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का कंप्लीट वीडियो आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है जल और जंगल के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज़ से? जल से। यानी कि जल का क्या महत्व है, जल क्या होता है, मानव के जीवन में जल का क्या महत्व है और उसको कैसे बचा करके रखना है। क्या ये कभी समाप्त न होने वाली चीज़ है या फिर ये कभी समाप्त हो सकती है, क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है कि क्या आपने कभी विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? यानी कि अपने घर या फिर विद्यालय जब जाते हैं या फिर और कहीं स्थान पर जाते हैं तो क्या आपको जल की कमी महसूस हुई है? आपके माता पिता शिक्षक आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। यानी कि जो भी पेरेंट्स हैं आपके या फिर जो टीचर्स हैं वो आपको क्या बताते हैं कि जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए जल को। आपने सोचा है कि क्यों हर हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबारों, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है? यानी कि क्या आपने कभी सोचा है कि मान लीजिए जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो क्या बोला जाता है कि सेव वाटर सेव लाइफ वाला एक क्या आता है, एडवर्टीजमेंट आता है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। विज्ञापन मतलब प्रचार। विज्ञापन का मतलब क्या होता है? प्रचार। जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो कोई प्रोग्राम दे रहा होता है, उसके बीच में क्या आता है? प्रचार आते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विज्ञापन बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विज्ञापन। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि एडवर्टीजमेंट या फिर विज्ञापन के माध्यम से हम लोगों को क्यों जागरूक किया जाता है कि क्या करना चाहिए? जल को संरक्षित करना चाहिए। और वहाँ पे एक टैगलाइन होता है क्या? सेव वाटर सेव लाइफ। यानी कि अगर आप वाटर को सेव करते हैं, जब पानी को सुरक्षित करते हैं तो अपना लाइफ भी सुरक्षित करते हैं, ये बोला जाता है। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस मनाते हैं। यानी कि विश्व जल दिवस, यानी कि पूरे विश्व में लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कि पानी को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है कि हर एक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये जो डेट है आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और क्या करें कि हमारे विद्यालयों में भी जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है और सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि ये जितने सारे प्रयास किए जा रहे हैं जल संरक्षण के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को, ये क्यों किया जा रहा है? इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? सरकार इतना पैसा खर्च करती है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, या फिर बहुत से लोग, बहुत सारे एनजीओज लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं जल को संरक्षित करने के लिए, जल को बचाने के लिए। तो इतना सारा प्रयास जो है, इतने लोग इसमें क्यों जुटे हुए हैं? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, कुछ कारण होगा, तभी तो जल को संरक्षित करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप आगे देखते हैं क्या कि कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे जल का संकट क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। क्या यह सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? क्या ये कहना गलत है कि हम जल की अत्यधिक कमी को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि विश्व का 1/3 जो जनसंख्या है वो जल की कमी महसूस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक फार्मर है जो क्या है, बैठा हुआ है। एक सूखा का दृश्य, यानी कि जब बारिश नहीं हुआ है उस समय का ये दृश्य है। अब देखते हैं, अब ये समझते हैं कि जैसा कि आप 6 क्लास में पढ़े होंगे कि पृथ्वी पे कितना जल मौजूद है, कितने प्रतिशत भाग पे जल मौजूद है और उसका कितना प्रतिशत पीने योग्य है, और कितना हम लोग यूज कर पाते हैं, कितना प्रतिशत हम लोग यूज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि कैसे पृथ्वी पे कितना जल मौजूद है और हम लोग जो जल यूज कर पाते हैं वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 20 लीटर का बाल्टी लिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि एक 20 लीटर का बाल्टी है और इस 20 लीटर में पूरा जल भर दिया गया है। अब इसको आप समझिए कि ये पूरे पृथ्वी पे जितना भी जल है वो एक बाल्टी में है। ठीक है, अब इस बाल्टी से 100 चम्मच, यानी कि 5 ml का एक चम्मच लेते हैं और उसमें से 100 चम्मच, यानी कि 500 ml,
5 ml का 1 चम्मच है और 100 चम्मच जल निकाल करके एक मग में रखते हैं, यानी कि 500 ml इस मग में पानी आता है। अब ये जो 500 ml मग में पानी लाए हैं, इसका अंत में मग से 1/4 चम्मच जल निकालिए। यह विश्व की सभी नदियों, झीलों उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यानी कि 20 लीटर का पानी में से 500 ml निकालते हैं मग में, यानी कि 500 चम्मच निकालते हैं 5 ml के चम्मच से, और उस 500 ml में से क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक चौथाई, यानी कि एक चम्मच का 1/4 अगर पानी निकालते हैं तो वही पानी किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? यह नदियों, ये जो 1/4 चम्मच पानी जो हमने लिया वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो यह विश्व की सभी नदियों, यानी कि विश्व में जितनी भी नदियां हैं और उन नदियों में जितने भी पानी हैं, और झीलों, यानी कि नदियां झीलें जितनी भी हैं, उन सभी में जो मीठे पानी है उन सभी को ये प्रदर्शित करता है 1/4 चम्मच। तो सोच के देखिए, पृथ्वी पर जल तो बहुत है, लेकिन जो जल हम यूज कर पाएंगे अपने लाइफ के लिए वो बहुत ही क्या है, कम है। अब क्या करें यहाँ पे कि यदि पृथ्वी पर कुल बाल्टी भरी जो जल की मात्रा है होती, तो उसमें से मृदु जल मात्रा 1 मग पानी ही होता। यानी कि एक बाल्टी, अगर माने कि एक बाल्टी में जितनी भी पानी, अगर वो पूरे पृथ्वी को बताता है, तो 1 मग जो पानी है वो किस चीज़ को बताता है? 1 मग जो पानी वो किस चीज़ को बताता है? मृदु जल को, यानी कि मीठे पानी को, जिसको यूज किया जा सकता है। और बाकी जितना पानी है वो सब क्या है? खारा पानी है। क्या है? खारा पानी है, और जिसको यूज नहीं कर सकते हम लोग। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। और ये भी, इतने भी जो मृदु जल है ये भी कहाँ पे मौजूद है? तो हिमनदों में। हिमनद मतलब क्या होता है? ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। तो बर्फ का जो बड़ा बड़ा चट्टान है उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। तो वहाँ पे मौजूद है। पहाड़ों के ऊपर क्या है? बर्फ से ढका हुआ है, तो वहाँ पे मौजूद है पानी, जो कि हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब क्या करें कि हमारे उपयोग के लिए जो भूमिगत जल व झीलों में नदियों का जल ही बचता है, यह कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है उसका लगभग 0.006% ही हम लोग क्या कर पाते हैं? यूज कर पाते हैं। ठीक है, यूज करने लायक है, मीठा जल है। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? जब हम ये बताएं तो क्या आपको ये चिंता हो रही है कि ओ पानी तो देखने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हम लोग यूज कर पाएंगे वो पानी क्या है? बहुत 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 कम पानी है। अब देखो, यह जानकारी आप अपने दोस्तों, घर पर, परिवार वालों या अन्य समुदायों में भी क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि देखिए, पृथ्वी पे जल तो बहुत मौजूद है, लेकिन जो मीठा जल है, जिसको हम लोग अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, वो पानी क्या है? बहुत बहुत कम है। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यानी कि लोग पानी यूज करते हैं और उसकी जो निरंतरता है वो क्या होती है? बनी हुई है। निरंतरता मतलब पानी को यूज करते हैं, फिर बारिश होता है, और फिर बारिश होकर के वो पानी क्या हो जाता है? भर जाता है। यानी कि यूज करते हैं और फिर भर जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो क्या है? करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती हैं। यानी कि पानी का यूज करना, फिर पानी का वाष्प बन के ऊपर चला जाना, और बादल बनना, और बादल से बारिश होना, फिर यहाँ पे आकर के नीचे ग्राउंड वाटर बन जाना। ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूमिगत जल है उसमें चला जाना, और फिर से यूज करना, और ऐसे होना, इवेपोरेट होना। तो ये जो प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। पिछली कक्षा में यानी कि क्लास 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आपको जल चक्र के विषय में क्या किया गया है? पढ़ाया गया है क्लास 6 में। आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में नोटबुक में लिखिए, और जो भी आप पढ़े हैं उसको आप क्या कीजिए? अपने नोटबुक में लिखिए कि जल चक्र क्या होता है, कैसे इसका प्रोसेस चलता है, वो सब लिखना है। अब क्या करा है कि क्या आपको पिछली कक्षा में अध्ययन किए गए जल चक्र की प्रक्रिया याद है? यानी कि जो जल चक्र के बारे में क्लास 6 में पढ़ाया गया था, वो जो प्रोसेस है वो आपको याद है। उसी को यहाँ पे क्या करना है? एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें नंबरिंग दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये कौन से प्रोसेस का नाम है, और उसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे क्या है? एक इन सभी का नाम दिया हुआ है,
और उनके नामों को उलट पुलट करके लिखा हुआ है। तो आपको वो प्रोसेस याद करना है और उनका नाम याद करना है और इनके नामों को क्या करना है, सही क्रम में बैठाना है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट है क्या, जम्भौल लिखा हुआ है, जम्भौल। तो फर्स्ट प्रोसेस इसको क्या कहते हैं, जम्भौल बोलते हैं। कि जम्भौल क्या बोलते हैं, भौम जल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भौम जल, भौम, भूमिगत जल भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूमिगत जल। तो इसको अगर सही क्रम में लगाते हैं तो ये पहला जो स्थान है, ये जो पहला जिस चीज़ को बता रहा है उस वो किस चीज़ को बता रहा है, तो भौम जल को बता रहा है, यानी कि भूमिगत जल के बारे में बता रहा है। दूसरा यहाँ पे यानी कि जो भूमिगत जल है या फिर जो नदियों से जो पानी है वो वाष्प होकर के क्या होगा, दूसरा प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वाष्प होकर के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पशवा नहीं बल्कि ये वाष्प होगा। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है, यानी कि जब ये वाष्पित जल ऊपर जाता है तो ऊपर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। यानी कि जो जितने यानी कि पृथ्वी से जितना ऊपर जाइएगा ऊपर ऊपर क्या होते जाता है, टेम्परेचर कम होते जाता है। तो बहुत ऊपर जाने पे टेम्परेचर जितना कम होगा तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो जल वाष्प है जब उसको ठंडा करते तो वो फिर से किस में बदल जाता है, वाष्प जल में बदल जाता है। तो यहाँ पे ये जो वाष्प है, वाष्पित पानी है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, संघनन होगा। क्या होगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और उसके बाद ये जो संघनित वाटर है वो चौथा नंबर क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। दलबा नहीं बल्कि इसको सुधारेंगे तो क्या बनेगा, बादल। और जब ये पांचवा प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। पांचवा प्रोसेस क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। वाष्प बन करके यानी कि जल का वाष्प बन करके हवा में उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और छठा क्या है, सार्व। सार्व को अगर इसको सही से यानी कि बादल से नीचे पानी का गिरना क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। तो ये प्रोसेस था, ठीक है। अब क्या करें कि आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस यानी कि जलवाष्प के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। यानी कि जल जो है इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत किस रूप में पाया जाता है, तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, वैसे तो 5 अवस्था होती है लेकिन हम लोगों को पढ़ना है 3 अवस्था के बारे में। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो हम लोग की कितने अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, 3 अवस्था के बारे में। तो कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। पृथ्वी पर आसानी से ये तीनों तो ये जल जो है वो पृथ्वी पे तीनों अवस्थाओं में मिलती है। तो अगर ठोस के बारे में बात करें तो जल जो है वो ठोस अवस्था में किस रूप में पाया जाएगा, तो बर्फ के रूप में पाया जाएगा, जो कि पहाड़ों पे और ग्लेशियर्स में होता है, क्या ठोस के रूप में मौजूद है। द्रव के रूप में जो पानी हम लोग पीते हैं वो मौजूद है। और वाष्प की अगर बात करें तो वाष्प के रूप में क्या है, हमारे वातावरण में वाष्प के रूप में क्या है, ये जो जल है वो मौजूद है। तो जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में यानी कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मौजूद होती है। अब क्या करें कि जल की तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको इस बात से, इस जानकारी से राहत मिली है? हाँ, ये भी बात जानना जरूरी है कि जो लोग जितने भी मानव है, जितने भी जानवर है, वो सब पानी का यूज तो करते हैं, लेकिन फिर भी पानी, अर्थ पे जितना भी वाटर मौजूद है उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी जो मात्रा है वो हमेशा उतनी की उतनी बनी हुई है। मान लीजिए अगर पृथ्वी पे 5 लीटर पानी है, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर पृथ्वी पे 5 लीटर पानी है तो सभी लोग यानी कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी मानव हैं, सभी लोग, पेड़ पौधे, सब लोग पानी का यूज करता है, फिर भी पृथ्वी पे 5 लीटर का 5 लीटर पानी मौजूद ही है। तो क्या यह जान करके आपको थोड़ी राहत मिली है? अब आगे देखते हैं। अब क्या करें कि आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों, बड़े बड़े शहरों की जल व्यवस्था जो है जल आपूर्ति की व्यवस्था होती है। जल आपूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइप लाइनें बिछाई जाती है। तो बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में क्या देखिएगा कि जल आपूर्ति के लिए यानी कि जल सभी घरों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है कि पाइपलाइन बिछाया जाता है। और क्या है कि जल के आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाकर लाइनों की क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है। और ये जो शहरों में ये जो पाइपलाइन बिछाया जाता है, तो ये पाइपलाइन आता कहाँ से है, तो कहीं ना कहीं एक नदी का सोर्स होगा, यानी कि कोई झील होगा, कोई नदी होगा, वहाँ से पानी को उठाया जाता है और इस पानी को प्यूरिफाई करके क्या किया जाता है, घरों तक पहुँचाया जाता है। और क्या करें कि छोटे शहरों एवं गाँवों में निकाय अथवा सरकार द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती। वहाँ के लोग उपयोग के लिए क्या करते हैं,
उपयोग के लिए जल प्रायः जल स्रोतों से सीधे प्राप्त करते हैं। यानी कि नदी के किनारे अगर कोई गांव है तो वो लोग नदी से पानी लाएंगे, या फिर वैसा गांव जहाँ पे नदी की व्यवस्था नहीं है, झील की व्यवस्था नहीं है, कुआं नहीं है, तालाब नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, हैंडपंप से पानी निकालते हैं। तो क्या करें कि कुछ इलाकों में जल घरों से काफ़ी दूरी पर होती है, वहाँ से जल ढोकर लाने का कार्य अथवा स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग जो है वो कुआं, नलकूप अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। यानी कि वैसे गांव जो नदी के किनारे वो तो अपने नदी से वाटर ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से नदी बहुत दूर होती है, तो वहां से वाटर ला करके यूज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि जनसंख्या का बड़ा भाग कुआं, नलकूप अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। और इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? अब बात आती है कि जब हम लोग कुआं खोदते हैं या फिर जो कोई भी हैंडपंप लगाते हैं, तो उसके लिए वाटर कहाँ से आता है? तो उसके लिए वाटर आता है भूमिगत जल से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस अगले टॉपिक के साथ, जो है भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है, तो भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है, इस टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बस। अगले वीडियो के लिए क्या है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।